Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Konaksya High Flyers. As all of you are aware, friends, in these episodes, we get a chance to talk to the promoters and the top managements of such companies, and we get a direct perspective from them on the company's business model, their growth journey, their future growth plans, and all this helps our investors to take a very conscious investment call when these companies go public. And friends, today we are going to talk another interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Modern Diagnostic and Research Center Limited, and I have the privilege of having the promoters, Mr. Devendra Singh Yadav, who is the chairman and managing director. देवेंद्र जी आपको बहुत बहुत थैंक यू सर समय देने के लिए और वी आल्सो हैव दीपाली यादव हु इज द होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी दीपाली मैम थैंक यू टू यू आल्सो सर लग तो रहा है कि छोटा इंटरव्यू सही लेकिन अच्छी जानकारी आपके साइड से मिलेगी सो आई मीन लेट अस बिगिन अविनाश जी थैंक यू आपने भी हमारे लिए टाइम निकाला सो हैप्पी थैंक यू देवेंद्र जी पहला सवाल जो बहुत बेसिक है हमको आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए आपकी बिजनेस जर्नी के बारे में बताइए क्योंकि मैंने खुद सुना है कि सर 40 साल आपने इस इंडस्ट्री में स्पेंड किए हैं तो काफी लंबा समय है सर ये बिजनेस आपने कैसे शुरू किया वो पहला जरा एक छोटा सा बिजनेस जर्नी बताइए शुरू के दिन कैसे थे और उसके बाद हमारी कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल क्या है हम लोग एक्चुअली पैथोलॉजी रेडियोलॉजी में क्या क्या करते हैं सर उसके बारे में बताइए थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं कि क्योंकि मैं हरियाणा का रहने वाला हूं तो हमने हरियाणा से स्टार्ट करना था और रोहतक से मैंने अपना MBBS किया उसके बाद मैंने आर्मी सर्विस की 5 साल फिर उसके आर्मी से लीज लेने के बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन रेडियोलॉजी में किया और फिर उसके बाद मैंने ये सेंटर 1985 में स्टार्ट किया ओके शुरू में चैलेंजेस होते ही हैं हर एक कोई भी बिजनेस इतनी आसानी से नहीं होता है तो काफ़ी चैलेंजेस रहे गुड़गांव उस टाइम वैसे भी छोटा शहर था अभी तो कर बहुत बड़ा शहर हो गया बहुत कॉम्पिटिटिव भी है और हमने स्टार्ट किया रेडियोलॉजी पैथोलॉजी दोनों के साथ शुरू किया था और गुड़गांव में तो प्रैक्टिकली जो जितनी नई मॉडलिटी है CT MRI मेमो सब कुछ हमने ही स्टार्ट किया है गुड़गांव में और इवन लैब वाइज भी अगर हम देखें तो क्वालिटी हमारा एक फोकस रहा है शुरू से तो NABL एक्रेडिटेशन प्राइवेट लैब में पहले हमारे पास ही हमने लिया था कई साल पहले 17 साल हो गए करीब NABH एक्रेडिटेशन यानी इमेजिंग में जो एक्रेडिटेशन है वो भी हमारे ही नाम है सबसे पहले हरियाणा में तो उस तरह से हमारा फोकस रहा शुरू में हमने एक सेंटर था फिर हमने 2 सेंटर किए और वहाँ भी CT MRI वगैरह सब कुछ है हमारे पास हाई एंड टेस्ला 3 टेस्ला MRI है 128 स्लाइस ड्यूल एनर्जी CT है हार्ट की एंजियोग्राफी वगैरह के लिए उस तरह से टॉप लाइन की सारी चीजें रेडियोलॉजी में उसी तरह पैथोलॉजी में भी हम जो ना बहुत डीपली काम करते हैं और बेसिक से लेकर के हाईली कॉम्प्लेक्स जेनेटिक लेवल की टेस्टिंग LC-MS की टेस्टिंग जो बहुत कम लैब में अवेलेबल है वो भी हम सभी कुछ करते हैं और पिछले 7-8 साल से हमने फिर थोड़ा सा एक्सपेंशन ज़्यादा किया है लैब के अंदर हमने काफ़ी लैब खोली उसके बाद और अभी हम करीब 8 स्टेट में हमारी लैब है और करीब 21 स्टेट से हमारे पास सैंपल आते हैं हमारे पास सैंपल टेस्टिंग के लिए बाहर के कंट्रीज से भी आते हैं जी ठीक है देवेंद्र जी हमारा टोटल डॉक्टर का जो फोर्स है लाइक इसमें काफी डॉक्टर्स आप एसोसिएट होंगे तो सर टोटली टीम साइज के बारे में थोड़ा बताइए कितने लोग जुड़े हैं जो बेसिकली सपोर्ट सर्विसिंग बेसिकली जो डॉक्टर्स है सर ये नेटवर्क कितना बड़ा होगा हमारा जी हमारे पास करीब 10 रेडियोलॉजिस्ट हैं आज की डेट में और 26-27 पैथोलॉजिस्ट हैं अच्छा ओके जी और टोटल हमारी स्ट्रेंथ जून में करीब 600 प्लस थी टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ और ये जो हमारा नेटवर्क है जहाँ पे आपने बताया कि हम प्रेजेंट है सर यहाँ पे सारे अपने खुद के सेंटर्स है या हमने कोई फ्रेंचाइजी मॉडल किया है कि फ्रेंचाइजी आके ऑब्वियसली आपका नेटवर्क बढ़ाता है तो सर थोड़ा सा आपका मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में बताइए जी वैसे तो सारे ही सेंटर हमारे ही हैं लेकिन कुछ सेंटर में हमने जो हमारा एम्प्लॉई है उसको एक प्रॉफिटेबिलिटी में शेयर दिया है ताकि वो इंटरेस्ट लेके काम करे और ग्रोथ में हेल्प करे ओके ठीक है सर इस बिजनेस में मुझे बताइए नॉर्मली रिपीट बिजनेस कितना होता है लाइक कोई भी पेशेंट एक बार आता है आपकी सर्विस अगर अच्छी है अगर रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा है तो नॉर्मली रिपीट बिजनेस कितना होता है और हमारे लिए कितना है
और सर मेरे ख्याल से व्हाट इज द काइंड ऑफ यूएसपी, एक छोटे शब्द में पूछे तो सर आज डायग्नोस्टिक सेंटर्स तो बहुत है, लेकिन जब कस्टमर हमारे पास आता है तो उसको किस प्रकार से हम वैल्यू ऐड देते हैं, उसको सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक बार कंफर्ट बैठता तो आदमी नॉर्मली कोई डायग्नोस्टिक लैब बदलता नहीं है, उसको आदत बन जाती है। जी, जो रिपीट का क्वांटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये उस तरह का नहीं है कि भाई हमें कुछ चीज़ परचेज करनी है, पेशेंट तभी आता है जब उसको ज़रूरत होती है, कोई डॉक्टर एडवाइस करता है या बीमार पड़ता है तभी आता है। तो लेकिन हमारा रिटेंशन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, पता चलता रहता है। और सर्विसेज में हमारा ऐसा है कि हम सारी सर्विसेज, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, रूटीन से कॉम्प्लेक्स तक, यानी डीएनए से होल बॉडी इमेजिंग आप कह सकते हैं, सब कुछ हम करते हैं। तो उस हिसाब से हमारा काफ़ी अच्छा वो है, प्रेजेंस है। और हम रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी में दोनों में एक्सपर्टीज हमारी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से हम ना औरों से डिस्टिंग्विश भी करते हैं इस बात पे। बिल्कुल, मैंने समझ गया। सर मेरे को एक बात बताइए कि मोटा-मोटी जब आप कोई नया सेंटर शुरू करते हैं, यानी आपने बोला अपना खुद का ही है, तो सर नॉर्मली नया सेंटर सिलेक्ट करने के पहले क्या-क्या चीज़ें आप नॉर्मली इवैल्यूएट करते हैं कि यहाँ पे सेंटर आएगा तो आगे 2-3 साल में इट विल स्टार्ट फ्लरिशिंग एंड इट विल बिकम अ सेल्फ पेइंग काइंड ऑफ सेंटर। तो सर 2-3 पॉइंट्स बताइए कि नया सेंटर या नया कोई लोकेशन आप ढूँढते हो तो वो किस प्रकार का मैकेनिज़्म आप फॉलो करते हो? देखिए, जो भी अगर मान लो हमें कोई एरिया है जो पहले तो हमारे लिए अप्रोचेबल होना चाहिए ठीक से, और उस एरिया में फिर थोड़ा हम सर्वे करते हैं कि भाई कितना पोटेंशियल है, क्या है। फिर हम उस एरिया में अपना काम शुरू करते हैं, और जब ये काम एक लेवल तक पहुंच जाता है फिर हम वहाँ पे लैब शुरू करते हैं। अच्छा, ताकि लोकल अवेलेबिलिटी का टेट का बहुत फर्क पड़ता है कि भाई आदमी ने सैंपल दिया है, उसको रिपोर्ट जल्दी से मिल जाए। अच्छा। और सर मोटा-मोटी नया सेंटर अगर खोलना है, आई मीन जो लोकेशन में आपने बोला, तो सर मोटा-मोटी राइट फ्रॉम द टाइम आप जगह लोकेट करते हो, फिर बाद में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे आता है, मशीनें आती है, लोग आते हैं, तो सर मोटा-मोटी कितने टाइम में नया सेंटर नॉर्मली ऑपरेशनल होता है? लैब तो 3-4 महीने ऑपरेशनल हो जाती है, लेकिन ओके, रेडियोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिपेंड करता है, उनको कुछ हमें पैरामीटर फॉलो करने पड़ते हैं कि रेडिएशन वगैरह का लेवल कंटेन रहे। ओके, समझ गया। अच्छा सर, आपने जैसे शुरुआत में कहा कि आप हरियाणा का है, तो हरियाणा ऑब्वियसली नेचुरली आपका होम ग्राउंड है, तो सर वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। सर आगे 2-3 साल का अगर हम नज़रिया लेते हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में हो पॉसिबली हरियाणा के बाहर भी हम थोड़ा-सा एक्सपांड करेंगे? यानी हरियाणा आल्सो विल बी देयर, बट सर कंपेयर्ड टू हरियाणा काफ़ी दूसरा भी ज्योग्राफिकल जो पॉकेट्स है अपॉर्च्युनिटी की, आप वहाँ पे भी कैपिटलाइज़ करोगे? जी, बिल्कुल, हमारा यूपी में अभी काफ़ी फ़ोकस है, क्योंकि यूपी में हमारी ऑलरेडी 3 लैब हैं, बरेली में है और हमारी लैब है वाराणसी में, गोरखपुर में है। तो वहाँ हम एक कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ आ रहे हैं, जिसमें पेट सीटी फैसिलिटी भी होगी, एमआरआई, सीटी तो होंगे ही होंगे, पेट सीटी भी होगा, क्योंकि अच्छा, आजकल कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसकी डिमांड है। और उसके अलावा 3 लैब और हम ला रहे हैं, कानपुर में, अलीगढ़ में और मेरठ में भी। अच्छा, तो ठीक वो है, एक समझ हमारा गया। फ़ोकस एरिया है। फिर हम दिल्ली में भी 2 लैब ला रहे हैं, एक चंडीगढ़ ला रहे हैं, ताकि ओके, आस-पास के एरिया और हमारा रीच बढ़े। तो सर मोटा-मोटी अगर अगले 2 साल की बात करें तो ब्रॉडली हम कितने सेंटर ऐड करेंगे सर? आपने थोड़ा तो बिज़नेस प्लान बनाया होगा अगले 2 साल का? जी, अभी तो जैसे आईपीओ प्रोसीड से तो हमारा प्लान है कि हम करीब 6 लैब और 1 कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर जिसमें लैब भी होगी, वो हम ऐड करेंगे। और चलेगा। वंस इसको पूरे प्रोसेस को स्टेबलाइज़ करने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। उसके हाँ, बाद हम और भी नई लैब ऐड करेंगे, कुछ हमारे पास एक्विजिशन के अगर ऑप्शन होते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। चलेगा। सर एक बात बताइए कि अभी आप इतने 40 साल से ये मार्केट में हो, आपने बहुत साइकल्स देखे हैं। अभी का जो माहौल है, जो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ हम कहते हैं कि आजकल तो ब्लड टेस्ट बहुत नॉर्मल हो चुका है, फिर पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, तो ये तो बहुत नेसेसरी और रेगुलर चीज़ हो गई है। आपके हिसाब से अगले 5 साल में आपको क्या लगता है कि इंडिया में अभी भी कितनी ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी? मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ देवेंद्र जी, क्योंकि देखिए हम मार्केट के लोग हैं, इतने सारी कंपनी आ रही है, आपके जैसे बहुत दूसरी भी कंपनी है। तो सर मैं यही पूछना चाहता हूँ कि मार्केट कितना बड़ा है और विल इट एब्ज़ॉर्ब ऑल द प्लेयर्स? यानी जगह कितनी है ग्रो करने के लिए अगले 4-5 साल की बात करें, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी दोनों की?
जी, एक स्टडी के हिसाब से अगर हम देखें तो 2028 तक करीब हेल्थ केयर का मार्केट $454 बिलियन के बराबर होगा और अच्छा। इसमें करीब 6% रेडियोलॉजी है, मतलब डायग्नोस्टिक है। हाँ। तो काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है अभी। और अब चूँकि आपने बताया कि अभी लोग जो है ना ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, टेस्ट कराने के लिए थोड़े इनकम लेवल भी लोगों के बढ़ रहे हैं, हाँ। प्लस हमारी एज भी बढ़ रही है, बढ़ती एज के साथ इन टेस्ट की डिमांड भी बढ़ती है। तो बिल्कुल। सारे फैक्टर मिलकर के मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। ओके, समझ गया। सर दूसरी बात मेरे को बताइए कि अभी हमारा मेजर रेवेन्यू तो पैथोलॉजी से आ रहा है, मेरे ख्याल से 80% और बैलेंस मेरे जी। ख्याल से रेडियोलॉजी से आ रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में सर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा-सा इंक्रीज़ रेडियोलॉजी से आएगा या यही रेवेन्यू स्ट्रक्चर आप मेंटेन करना चाहोगे? जी, नहीं, हम बिल्कुल बढ़ाना चाहेंगे। रेडियोलॉजी में भी हमारे कम नहीं हुआ, सिर्फ प्रोपोर्शन में कम हो गया क्योंकि रेडियोलॉजी की बजाय हम पैथोलॉजी में एक्सपेंशन ज़्यादा हुआ है। हाँ। और इसीलिए हम रेडियोलॉजी का एक कंप्लीट सेंटर लखनऊ में प्लान कर रहे हैं, हाँ। जिसमें सारी फैसिलिटी ताकि एक बैलेंस बना रहे कि हाँ। रेडियोलॉजी भी ग्रो करेगी, पैथोलॉजी भी ग्रो करेगी। हम एक्सपेक्ट करते हैं करीब 75-25 पर का रेशियो जो है ना आगे मेंटेन होगा। ठीक। अच्छा देवेंद्र जी एक जो मार्केट का सवाल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है सर पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी में व्हाट इज़ मोर प्रॉफिटेबल? यानी मार्जिन के हिसाब से सर पैथोलॉजी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या रेडियोलॉजी? सर मोटा-मोटी बताइए यानी सिंस आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हो, जी, आपको पता होगा कि सर रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी में प्राइसिंग में क्या डिफरेंस होता है? मैंने अगर अगर कोई रेडियोलॉजी के लिए पेशेंट आता है और पैथोलॉजी करता है, तो मोटा-मोटी सर व्हाट इज़ द डिफरेंस? उससे हिसाब लग सकता है। जी, रेडियोलॉजी में क्या है कि मार्जिन ज़्यादा हैं, नो डाउट, हाँ। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव बहुत है, प्लस अच्छा। जो मैन पावर कॉस्ट भी काफ़ी है। अच्छा। Once you cover the basic cost, then the profitability in radiology is more ओके, compared to समझ one center. But हाँ। in lab, the amount of capital required is very less ओके। comparatively. So you can have many number of labs in that much money. But ओके। we have to have a healthy mix of both. ओके। अच्छा देवेंद्र जी एक बात जो मुझे आपसे पूछनी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मान के चलिए कि अभी तो आप अपने सबके खुद के यूनिट्स है जब हम खुद सेटअप कर रहे हैं मान के चलिए कि कोई फ्रेंचाइजी लगाता है बेसिकली देयर इज वन डायग्नोस्टिक कंपनी व्हिच गोज विद द फ्रेंचाइजी रूट सर हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू मेंटेन द क्वालिटी एट दिस सेंटर वेयर इट इज रन बाय अ फ्रेंचाइजी क्योंकि सर देखिए ब्लड टेस्ट हो या रेडियोलॉजी हो फाइनली आदमी भरोसा और विश्वास होगा तो ही वो आपके सेंटर में आएगा रिजल्ट अगर ठीक ठाक आता है तो सर जी, आप अपनी क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हो यानी व्हाट आर द काइंड ऑफ प्रिकॉशंस यू टेक टू एंश्योर दैट क्वालिटी इज 100% राइट? जी, हम हर लैब की डेली क्वालिटी कंट्रोल को जो है ना चेक करते हैं। प्लस हमारे यहाँ जो मेन लैब में भी क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम चल रहे हैं। हमारा एम्स के साथ एक क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम है, एक आरएमएल के साथ है, बायोरेड लेबोरेटरी के साथ है, सीएमसी वेलोर के साथ है। तो इन सब जो है ना सेंटर्स के साथ में क्वालिटी से प्रोग्राम चलते हैं। इसको कहते अच्छा। हैं एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। और देवेंद्र जी इसका कुछ रेगुलर ऑडिट होता है यानी मान के चलिए किसी को चेक करना है गवर्नमेंट को या एजेंसीज को तो इसका ऑडिट भी होता है रेगुलरली? जी, बिल्कुल एनएबीएल हमेशा ऑडिट करता है अपना ईयरली बेसिस पे। अच्छा, ठीक है तो जी, बेसिकली ईयरली ऑडिट होता है उससे आई थिंक एफिशिएंसी पता चलता है। जी, अच्छा देवेंद्र जी एक सिंपल सवाल है देखिए जैसे मैंने कहा काफी लोग हैं ये मार्केट में बड़े प्लेयर्स भी है सर हरियाणा मार्केट में आपका जो पुराना पोजीशनिंग है काफी पुराना आपका होल्ड है सर हाउ इज द लेवल ऑफ कंपटीशन इन हरियाणा मार्केट क्योंकि सर हरियाणा मार्केट नॉर्थ इंडिया में तो बहुत सारे दूसरे प्लेयर भी है तो सर पहला तो बताइए कि कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग आपकी क्या है यानी हरियाणा में हम कैसे लोग हमको किस तरह से परसेप्शन है और दूसरा सर देखिए बिज़नेस तो कॉमन है, आप जो काम करते हो दूसरे भी करते हैं बट हम कस्टमर्स को किस प्रकार से जकड़ के एंश्योर करते हैं कि रेगुलर फ्लो ऑफ कस्टमर्स कम टू अस। इनका मतलब सर क्वालिटेटिवली हम क्या अलग करते हैं, क्या अच्छा काम करते हैं, उसी लिए लोग हमको ऑब्वियसली दे नो दैट मॉडर्न इज़ अ वेरी क्रेडिबल नेम। सर एनी 2-3 पॉइंट्स व्हिच यू कैन हाइलाइट फॉर अस कि जिससे ये पता लगे कि हम हमारी तरफ से मेहनत तो करते ही है लेकिन सर्विस और प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर स्लाइटली बेटर देन अदर्स। सर इफ यू कैन ऐड 2-3 जी। पॉइंट्स फॉर अस। एक तो हम रेंज ऑफ सर्विसेज़ हम रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी में जो हमारी रेंज है वो बाकी लोगों से ज़्यादा है। प्लस जो पेशेंट आता है उसका हम बाकायदा रिपोर्ट का टाइमिंग टैट मॉनिटर करते हैं कि भाई उसको टाइम से रिपोर्ट मिल जाए, उसका पेशेंट का सैटिस्फैक्शन लेवल कैसा है और
टाइम बाय टाइम हम उनको जना अपडेट भी देते रहते हैं, जिसमें कि हम क्या जना नया टेस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या क्या स्कीम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छा हमारे यहाँ होल्ड है हाँ, और उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये डिफरेंशिएशन है। सर अभी थोड़ा फाइनेंशियल्स के बारे में आपको पूछूंगा। जी, देवेंद्र जी, FY25 का तो नंबर अच्छा है मेरे ख्याल से। आपका 77 करोड़ का टॉप लाइन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी मैं देख रहा था सर, करीबन 9 करोड़ का है, जो पिछले साल 5.79 करोड़ था। तो सर पहला एक बार बताइए कि टॉप लाइन तो थोड़ा मॉडरेटली ही बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट आपका बहुत अच्छी तरह से बढ़ा है। सर इसका स्पेसिफिक रीजन कि मार्जिन अच्छे हो गए, क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ मॉडेस्ट है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उम्मीद से बेहतर हो गई है। तो इसका कोई कारण, मेन कारण सर? जी, हमारे मतलब जब हम एक पर्टिकुलर स्केल पे पहुँच जाते हैं किसी भी सेंटर में, तो हमारी बेसिक कॉस्ट कवर हो जाती है, तो फिर उसके आगे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते हैं। तो अच्छा, जब आप ओके, एक बेसिक लेवल अचीव कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉफिट बेटर हो जाते हैं। ओके, समझ गया। और इसमें ज्यादातर फिक्स कॉस्ट तो सर आपके एम्प्लॉय के होंगे ना, जो डॉक्टर या सपोर्ट स्टाफ जो भी होगा, उनका ही मेन खर्चा होगा, राइट? जी, उनका भी है, प्लस रेंटल है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये फिक्स कॉस्ट अच्छा, है। ओके, ठीक। रेज़ एंड अच्छा, कॉस्ट है। नहीं ठीक है, समझ गया। सर अभी तो मैं देख रहा था सर, फर्स्ट क्वार्टर के नंबर भी काफी अच्छे हैं, 3 करोड़ का प्रॉफिट आया है। सर नॉर्मली हमारा बिजनेस क्या ज्यादा सीजनल होता है, सेकंड हाफ इज स्लाइटली बेटर देन फर्स्ट हाफ। और सर जी, पूरा साल का अगर आउटलुक आप शेयर करें, नंबर मत बताइए, बट अभी तो हम दिसंबर में है, तो सर मोटा मोटी आपको क्या लगता है, पिछले साल के हिसाब से ही इस साल ग्रोथ अच्छा आएगा? जी, बिल्कुल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा ट्रेंड है, वो कंटिन्यू रहेगा। और सीजनैलिटी कुछ होती है हमारे बिजनेस में सर? थोड़ा रहती है, क्योंकि विंटर में थोड़ा-सा काम कम होता है और हाँ, सेकंड क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा, ओके। सर अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल सर, हम कंपनी पब्लिक इशू कर रहे हैं, तो सर आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर, आपकी मेहनत रंग लाई है, और कांग्रेचुलेशंस अगेन फॉर दैट। सर बताइए थैंक यू। कितना पैसा आप रेज करोगे, और सर ये पैसा हम कहाँ पे यूज करेंगे? जी, हमारा करीब 37 करोड़ का जो है आईपीओ है, जिसमें से 21 करोड़ जाएगा कैपिटल में, जिसमें डायग्नोस्टिक सेंटर है और लैब्स जो हम खोल रहे हैं, उसके अंदर जाएगा 21 करोड़। 8 करोड़ उसका वर्किंग कैपिटल में जाएगा, और जो बाकी जो और 1 करोड़ जो है हम जो है उसमें से वो क्या नाम से पुराना लोन रीपे करेंगे, और बाकी पैसा जो है अपना जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ में और आईपी एक्सपेंसेस में जाएगा। ओके, समझिए। तो ज्यादातर एसेट बिल्टअप के लिए ही पैसा आप ले रहे हो, वर्किंग कैपिटल के लिए थोड़ा ही पैसा है, तो जी, बेसिकली दैट्स एक्सपेंशन के अ लिए गुड और साइन। देवेंद्र जी, अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो इन्वेस्टर्स जानना चाहेंगे, आप तो यू आर अ डॉक्टर, और सर आपने कंपनी खड़ी कर दी है। सर अभी एज ऑफ नाउ कंपनी में सर आपका रोल क्या है? आप तो ऑब्वियसली यू मस्ट बी डूइंग ऑल द मेडिकल एक्टिविटीज, बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर व्हाट इज द फंक्शनल रोल यू प्ले? एंड दीपाली मैम, इफ यू कैन टेल अस आल्सो व्हाट इज द रोल व्हिच यू प्ले एज अ होल टाइम डायरेक्टर इन द कंपनी? सर इफ यू कैन प्लीज टेल अस। जी, देखो मेरा तो रोल है ओवरऑल सब कुछ देखना, प्लस जो है कंपनी के फाइनेंसेस को भी जो है ना कंट्रोल में रखना, और अपना एक्सपेंशन प्लान को जो है ना गति देना। डॉक्टर दीपाली बताएंगी कि वो क्या देख रही हैं। मैं यहाँ पे पूरा रेडियोलॉजी, पूरा सेटअप जो है मेरे थ्रू होता है, और सारी क्वालिटी एश्योरेंसेस जो हैं, जितने भी रेडियोलॉजी से रिलेटेड हैं, वो सारी मेरे थ्रू होती हैं। ओके। और दूसरी बात मुझे पूछना है कि सर हम ऑनलाइन एक्टिविटी भी करते हैं, यानी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हमारे लिए ऑप्शन ओपन है? जी, जी, हम दोनों एक्टिविटीज़ करते हैं, ऑफ़लाइन भी करते हैं। ऑफ़लाइन में जैसे होगा सीएमई प्रोग्राम हो गया, हेल्थ चेकअप कैंप हो गए, हाँ, एडवर्टाइज़मेंट्स हो गए पेपर के, ऑनलाइन हाँ, में सोशल मीडिया हो गए, उनके थ्रू हम काम करते हैं। ठीक। तो दोनों ऑप्शंस ओपन है, अच्छी बात है। सर आखिरी सवाल जो हम सारे प्रमोटर्स को पूछते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस तो काफी स्टेबल है सर। हमने कोविड देखा है, कोविड के टाइम पे भी हम तो चालू थे। हमको बताइए सर, इस बिजनेस में अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो सबसे बड़ा गुरु मंत्र क्या है? यानी आपने कहा कि एक बार फिक्स कॉस्ट निकल गया तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो मुझे बताइए सर, हमारे धंधे में सबसे बड़ा व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल? एक बार फिक्स कॉस्ट निकल गया तो प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट आती है, और दूसरा रिस्क क्या होगा सर? ऑल्दो हमारे बिजनेस में रिस्क तो बहुत कम होगा, बट फिर भी आपके अनुभव से बताइए सर, धंधे में कोई रिस्क है हमारा? जी, बिल्कुल रिस्क है। रिस्क हमारा मेनली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ही हैं, कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ना बीच में हाँ, रिस्ट्रिक्टिव हो जाती है हमारे लिए कई बार, और रेगुलेशंस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, तो वो हाँ, एक है। और बाकी हमारा जो हेल्थ केयर है, वो बेसिकली फेथ पे चलता है। हाँ, वो ओके, उस तरह से नहीं है कि भई कुछ भी आपको पसंद आया ले लिया, लेकिन अगर आपने कहीं गए हैं
आप सेटिस्फाइड हैं, आपको लगता है कि हाँ काम ठीक हो रहा है, क्वालिटी आप ठीक डिलीवर हो रही है, आपको ठीक से अटेंड कर रहे हैं, तो वो जो फेथ कंपोनेंट है वो ज़्यादा साथ चलता है। बिल्कुल। और सर दूसरी बात जो मैंने आपको पूछी थी कि एक बार आपका रेंटल, आपका एम्प्लॉय का कॉस्ट निकल जाता है, तो टिपिकली ये जो अभी अपने सारे जो सेंटर्स है, वो नॉर्मली 1-2 साल लगते हैं सर ब्रेक इवन के लिए? कितना समय लगता है सर इनको ब्रेक इवन करने के बाद? यानी आप एक बार मोटा-मोटी कैपिटल कॉस्ट निकला, फिर आपका वेरिएबल कॉस्ट निकला, तो वो सारा पैसा तो फिर बॉटम लाइन पे ही आता होगा, तो समय नॉर्मली कितना लगता है ब्रेक इवन? ये करीब साल 1.5 साल लगता है ब्रेक इवन पहुंचने में। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ये पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी के लिए? दोनों के लिए ही है, प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत आगे पीछे। ओके, ठीक है सर। आई थिंक बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। सर मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को सर बेस्ट विशेस सर, और पब्लिक इश्यू के लिए भी बहुत-बहुत बेस्ट विशेस। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Avinash ji. Thank you so much for sparing time for us. Thank you so much, and good wishes also. Thank you. Thank you. Bye bye.